गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम हमारा कोशिका का जो थ्योरी का चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसकी 6 क्लास हुई थी लगभग। और आज हम जो कवर करेंगे वो करेंगे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको इससे पहले बता दो, जैसे HCS का एग्ज़ाम आपका प्री कैंसिल हो चुका है और ये आपका 10 जुलाई को आयोजित किया जाएगा आयोग के द्वारा। तो जिस भी बच्चे ने पहले फॉर्म भरे थे वो एलिजिबल होंगे, चाहे पेपर दिया हो ना दिया हो, पर न्यू फॉर्म फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अब देखिए होता क्या है कि यदि आपने HCS का कोर्स ज्वाइन करना है, देखिए इसमें क्यों मैं कह रहा हूँ कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं क्लासेस वो पूरा डिटेल में कर रहे हैं और स्पेशल हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए नहीं। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ये 7 है 82 954 47 652। आपको बता दिया जाएगा क्या प्रोसेस है। अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुके हैं सबको, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, जितने हमने कवर किए, जितना भी कुछ कवर किया सारा मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये क्लास देखने से पहले आप कल की क्लास देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका HCS है उसमें 2 मेन पोर्शन है, वो है आपका GS का पोर्शन और एक सी सेट हमें जस्ट क्वालिफाई करना है, और जो आपका मेन पोर्शन है वो आपका GS का है। GS ही हमारी मेरिट तय करेगा। और इस बार आपको बता दूं कि इस बार आयोग ने कहा था कि जो की बार जो एग्ज़ाम बनेगा वो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बनेगा, तो उसका लेवल थोड़ा ऊपर रहने की चांसेस रहेंगे। तो आपको लेवल कहीं का भी रहे, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पे अगर आप डायरेक्ट उतरोगे ना तो नहीं समझ में आएगी, कुछ नहीं समझ में आएगा। जो बच्चे आज नहीं मेरी क्लास सीधा क्वेश्चन देखेंगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल है हाई। जो मैंने क्वेश्चन लिए वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, तो क्वेश्चन का लेवल रहेगा हाई, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। यदि आपने कोशिका पहले अपने स्तर पर पढ़ भी रखा है तब भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस लेवल से नहीं पढ़ा जिस लेवल से पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा कोर्स है वो बहुत डिटेल में स्टडी किया जा रहा है, जिसमें आप प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों पोर्शन को लेकर चला जा रहा है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ इस पर व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और आज के क्वेश्चन से देखने से, और मैंने कई डेमो भी डाले हुए हैं, उससे आपको पता ही चल जाएगा कि लेवल क्या है क्या नहीं, आप किस तरह से पढ़ना है। यदि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको इसी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो हमने जो सेल की स्टडी की, सेल को हमने डिटेल में देखा और उसके जितने भी ऑर्गन्स थे उनको सारा डिटेल में सब 360 एंगल से उसको पूरा कवर किया था। अब जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, और ये 50 क्वेश्चन का लेवल अच्छा लेवल रहेगा। ये SSC CGL रेलवे वाले क्वेश्चन नहीं है जो सीधे सीधे आते हैं, इसका थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाओगे यदि आपने क्या किया हो, मेरी पूरी की पूरी 6 की 6 सेल की क्लास की हो, और दूसरा पूरा अच्छे से नोट्स बनाए हो और अच्छे से डिटेल में इसको देखा हो, तभी सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पूरा बता दिया जाएगा क्या प्रोसेस है। तो चलिए अब हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, हम जांच तो लें कि हमने जो थ्योरी की है हम कितना कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पादप चलनी नली की कोशिकाएं। पादप चलनी नली को हमने देखा था क्या बोला जाता है, प्लांट स्टीव सेल। क्या बोला जाता है? प्लांट स्टीव सेल। और अधिकांश स्तनधारियों के रक्ताणुओं की कोशिकाओं का एक सामान्य विशेष लक्षण क्या होता है? हमने जाना था कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिसमें हमने देखा था रक्ताणु। रक्ताणु को क्या बोलते हैं? RBC। अब RBC समझ में आ गया आपको लिखा हुआ, और RBC का ही दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। और प्लांट स्टीव सेल को क्या बोलते हैं? पादप चलनी नली की कोशिकाएं। और एक आपका होता है हार्ट सेल, यानी हृदय की कोशिकाएं। हृदय कोशिकाएं हुई, RBC हुई और प्लांट स्टीव सेल हुई। इनके अंदर आप इनकी जो कोशिकाओं में देखेंगे ना आप डिटेल से, तो आपको केंद्रक नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब केंद्रक नहीं होता है तब उससे क्या क्या होगा वो जरा समझना। देखिए ये बात आप स्वीकार कर चुके थे लास्ट की क्लासेस में कि आपका जो हमारा जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। और हमने देखा कि सेल की एक विकास यात्रा रही थी, और कैसे कैसे हमने धीरे धीरे सेल के ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, और कैसे कैसे हमने अभिरंजकों का, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसकी पूरी मैंने विकास यात्रा थी, पूरा कहानी के हिसाब से पूरा डिटेल में आपको बताया था। तो उसमें हमने देखा कि कोई भी जीव है तो वो किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। फिर हमने उसको 2 टाइप में बांटा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। फिर यूकैरियोटिक को बांटा हमने प्लांट और एनिमल सेल, वो हमने सारा डिटेल में देखा। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ कोशिकाएं हमें ऐसी मिली जिनमें क्या देखा गया कि केंद्रक नहीं है उपस्थित, यानी उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जैसे ये कोशिका है, कोशिका के बीच में एक संरचना पाई जाती है सबसे बड़ी, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। और क्योंकि ये सेंटर में पाई जाती है इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। यानी केंद्र में पाया जाता है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब देखिए हमें पता है कि जब हमने केंद्रक की स्टडी की तो केंद्रक में हमें क्या मिलता है? एक धागे नुमा संरचना मिलती है,
जिस जो अति कुंडलित फॉर्म में होती है, जिसका कोई आकार आकृति नहीं होती, जिसे हमने कहा था क्रोमैटिन धागे, याद कीजिए। और ये जब सामान्य अवस्था में कोशिका होती है तो ये जो क्रोमैटिन धागे होते हैं तो कुंडलित कुंडलित फॉर्म में रहते हैं। पर जैसे ही कोशिका विभाजित होती है, आगे हम कोशिका विभाजन को पढ़ेंगे, सेल डिवीजन और सेल साइकिल को, तो उसमें और अच्छे समझ में आएगा। जैसे ही कोशिका विभाजित होने लगती है तो जो ये क्रोमैटिन धागे हैं ये क्या होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, कुंडलित होकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, कुंडलित होकर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था, गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम। ठीक है। और इसी गुणसूत्र को जब हमने गुणसूत्र का एक पार्ट, कहीं से भी आप इसको यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, क्योंकि ये क्या है, एक धागेनुमा संरचना होती है। इस धागेनुमा संरचना को कहीं से भी काट कर जब आप खोलेंगे ना तो आपको इस तरह की संरचनाएं मिलेंगी, इस तरह की संरचनाएं, इस तरह की संरचनाएं। और इसी संरचना को तो हमने क्या कहा था, ये क्या होता है, डीएनए। और इस डीएनए को आप जब डिटेल से स्टडी करते हैं तो आप पाते हैं इस पर छोटे छोटे कुछ बिंदु लगे होते हैं, पॉइंट्स। ठीक है। इस संरचना होती है बिंदु के टाइप की, जिसे हम क्या बोलते थे, जीन। ठीक है। तो आप देखेंगे जीन, डीएनए, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, ये अंततः पाए कहाँ जा रहे हैं, केंद्रक में। यदि किसी कोशिका में केंद्रक ही नहीं होगा तो आप देखेंगे ये सारे जो शब्द हैं, डीएनए, जीन, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन धागे, ये एक तरीके से क्या है, ये सारे किसके लिए जिम्मेवार होते हैं, किसी भी जीव की आनुवंशिकता के लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक है। क्योंकि किसी भी जीव की जो आनुवंशिकता गुण होते हैं एक से दूसरे जगह जाते हैं। एक से दूसरे जगह जाने का मतलब क्या था, हमने देखा था कि माता से या पिता से आपके जो आनुवंशिक गुण हैं बच्चे में जाते हैं, फिर आपके आनुवंशिक गुण आपके बच्चे में जाते हैं। वो किन के जरिए जाते हैं, इन्हीं जीन और डीएनए के जरिए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जा रहे हैं, केंद्र में। अगर यही एब्सेंट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम इन धूमधाम से इन चीज़ों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब समझिए, मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हम आरबीसी ही डोनेट करते हैं, डब्ल्यूबीसी नहीं करते, प्लेटलेट्स डोनेट नहीं करते। जब भी आप ब्लड डोनेशन करने जाते हो आरबीसी करते हो। क्यों? और आरबीसी करने से क्या होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो कोई भी आनुवंशिक गुण नहीं पाया जाएगा। आनुवंशिक गुण नहीं पाया जाएगा तो जैसे ही आप एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो आपका कोई भी आनुवंशिक गुण उसके अंदर नहीं जाएगा। यदि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता तो क्या होता कि आपके आनुवंशिक गुण उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाते जिसको आपने ब्लड डोनेट किया है। समझ में आ रहा है ना। तो जिस भी व्यक्ति को आपने ब्लड डोनेट किया है उसमें आपके आनुवंशिक गुण उसके अंदर चले जाते और वो आपकी संतान बन जाता। तो इसी वजह से प्रकृति ने क्या किया कि इसके अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं पाया गया, केंद्रक नहीं पाया गया। और केंद्र की अनुपस्थिति की वजह से ही इसमें, क्योंकि केंद्र के अंदर ही डीएनए, गुणसूत्र और जीन पाए जाते हैं, तो आनुवंशिक गुण नहीं पाए जाते। तो इसी वजह से हम आरबीसी का आराम से क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। पर हमने ये भी जाना था कि जो आरबीसी है शुरू में तो इसमें न्यूक्लियस होता है, पर बाद में न्यूक्लियस गायब कर दिया जाता है कोशिका के द्वारा। क्यों किया जाता है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, बाकी हम डिटेल में इसको ब्लड में देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी है शुरू की अवस्था में जब आरबीसी बनती है तो उसमें केंद्रक पाया जाता है। परंतु हमें पता है कि जो आरबीसी बनाई गई थी, आरबीसी क्यों बनाई गई थी, आरबीसी का मुख्य काम था गैसों का आदान प्रदान करना, और जिसमें क्या था, CO2 को बाहर निकालना और O2 को अंदर लेना। ठीक है। CO2 और O2 का गैसों का आदान प्रदान करना था मेन काम। हमें पता है कि आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन की क्या खासियत होती है, ये ऑक्सीजन और CO2 और अगर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो उसके साथ बड़ी अच्छी सी क्रिया करती है। ठीक है। तो ये क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान का मुख्य काम था। तो शरीर ने ऑर्डर दिया, हमारी बॉडी के द्वारा ऑर्डर दिया गया आरबीसी को कि तुम्हारा निर्माण तो किसके लिए किया गया था, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो वो क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन ना पूरी कोशिका को, उस पूरी कोशिका को हीमोग्लोबिन में ही चेंज कर देता है, यानी उस पूरी कोशिका को क्या करता है, हीमोग्लोबिन में चेंज कर देता है। और जिससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, प्रारंभिक अवस्था का जो न्यूक्लियस होता है वो भी पूरा हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। इस वजह से वो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, वहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से आरबीसी के अंदर देखेंगे आप, केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका मुख्य काम क्या था, गैसों का आदान प्रदान करना था। ठीक है। और गैसों का आदान प्रदान करना क्यों था, क्योंकि इसमें आपको पता है हीमोग्लोबिन एक वर्णक पाया जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन की खासियत होती है वो गैसों के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ देखेंगे आरबीसी हो गया, और आपका पादप चलनी नली कोशिकाओं की प्लास्टिक ट्यूब। ठीक है। और आपकी हृदय की कोशिकाएं, क्योंकि आपको पता है कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। हर कोशिका अलग अलग होती है। जैसे आप मांसपेशियां देखेंगे, मांसपेशियों की कोशिका अलग से बनी हुई है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं अलग से बनी हुई है। तंत्रिका तंत्र जिस कोशिकाओं से मिलकर बना है उसका नाम है न्यूरॉन। मांसपेशियां
जिस कोशिका से त्वचा जिस कोशिका से मिलकर बनी है वो क्या है आपकी स्किन की सेल। आपका हार्ट जिस कोशिकाओं से मिलकर बना है वो अलग सेल है। आपका जो लीवर है जिस कोशिकाओं से मिलकर बना है वो अलग सेल है। आपके जो हड्डियाँ हैं जिस कोशिकाओं से मिलकर बनी है वो अलग सेल है। हर चीज़ आपकी अलग अलग सेल से मिलकर बनी है। और जब ये समूह में काम करती है ना, यही तो कहलाता है टिश्यू। कोशिकाएं जब समूह में समान समूह में जब मिलकर कार्य करती हैं और श्रम विभाजन के आधार पर कार्य करती हैं, तो यही तो कहलाता है टिश्यू। और टिश्यू मिलकर हमारे बनाते हैं ऑर्गन्स हमारे मिलकर बनाते हैं तंत्र, और तंत्र हमारे मिलकर बनाते हैं पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आरबीसी हुआ, हार्ट सेल हुए और पादचनी कोशिका हुई, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो देखिए सूत्रकणिका की अनुपस्थिति, तो सूत्रकणिका की अनुपस्थिति मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था, इसका क्या कार्य है डिटेल में देखा था, तो ये तो गलत हो जाएगा। कोशिका भित्ति का पाया जाना, ये भी गलत हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का पाया जाना, ये भी गलत हो जाएगा। केंद्रक की अनुपस्थिति, ये सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या होता है, एक समान विशेष लक्षण क्या है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, एक तरीके से क्लास ही आप समझ के ये चलिए। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। यहाँ याद रखेंगे हमें क्या चुनना है, जो सच नहीं है यानी असत्य कथन को चुनना है। राइबोसोम हमने देखा कि राइबोसोम एक ऐसी संरचना है जहाँ जो क्या कर रही है, प्रोटीन का निर्माण कर रही है। और हमने देखा था कि राइबोसोम सेल दो टाइप के थे, जिसमें हमने देखा एक प्रोकैरियोटिक था और एक आपका यूकैरियोटिक था। दोनों में राइबोसोम पाए जा रहे हैं। राइबोसोम क्या पाए जा रहे हैं, दोनों में पाए जा रहे हैं, पर अंतर ये था कि जो राइबोसोम आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जा रहा था वो 70S का पाया जा रहा था। एस का मतलब क्या था, स्वेडबर्ग यूनिट। और जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी उसमें जो राइबोसोम पाया जा रहा था वो 80S का पाया जा रहा था। और हमने ये भी देखा था आपका जो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, जो दो ऐसे ऑर्गन्स थे जिनके अंदर खुद का भी राइबोसोम पाया जा रहा था। इसी वजह से तो वो प्रोटीन का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि यदि जहाँ भी राइबोसोम पाया जाएगा वहाँ प्रोटीन का निर्माण होगा ही होगा, क्योंकि इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तो हमने देखा कि एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपका लवक, जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं, इनके अंदर स्वयं का यानी खुद का राइबोसोम भी पाया जा रहा है। एक तो एक कोशिका का राइबोसोम पाया जाता है, एक स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है। पर उसमें फ़र्क क्या था कि जो स्वयं के अंग थे, स्वयं के उसमें 70S का राइबोसोम पाया जा रहा था। ये मैंने आपको पूरा बताया था। इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा तो आप वहाँ पकड़ लेना इसको। और दूसरा हम देखेंगे कि जो ये राइबोसोम थे 70S, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये यूकैरियोटिक में 80S का पाया जा रहा था। ये किससे मिलकर बने थे, दो उप इकाइयों से मिलकर बने थे। जैसे 70S का मिलकर बना था 50 + 30, तो आपको लग रहा है कि 50 + 30 तो 80 हो जाता है, पर हमने पूरा इसका कारण बताया था कि 50 + 30 80 क्यों नहीं होता, 70 क्यों होता है। फिर इसी प्रकार 80S का जो राइबोसोम था वो किससे मिलकर बना था, दो उप इकाइयों, एक 60S और एक 40S। ये जो 60 और 40 लिखा हुआ है क्या है, उप इकाइयाँ, इनसे मिलकर क्या बना था, राइबोसोम आपका बना था। अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या कहता है। यह दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल। हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो 70S का, 80S का, और कहाँ 70S का कहाँ 80S का पाया जाता है, सारा बताया था। पॉलीसोम बनाता है, बिल्कुल सही है। mRNA के साथ जुड़ा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होती है, तो बिल्कुल ही कथन गलत हो जाएगा। मुख्य काम तो इसका क्या होता है, प्रोटीन का ही निर्माण करना होता है। इसी वजह से तो आप देखेंगे प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया कुछ हद तक प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें राइबोसोम पाया जाता है, और वो राइबोसोम 70S का पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर उसके कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य का मतलब अब माइंड में बिठा लीजिए अच्छे से, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताई थी आपको कि क्या होगा कोशिका द्रव्य। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है उसमें 80S का राइबोसोम पाया जा रहा है। और राइबोसोम जो है आपका झिल्ली रहित कोशिकांग है, इसके चारों ओर किसी तरह की झिल्ली नहीं पाई जा रही। पूरा आपको बताया था कि डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, फिर झिल्ली रहित। ठीक है, सारा आपको बताया था, अंतर्विष्ट पिंड, ये सारा बता चुका हूँ मैं आपको। तो ये क्या है, इनमें कौन सा सच नहीं है, तो ये सच नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक जीव है जिसमें सुकेंद्री है। सुकेंद्री का मतलब क्या होता है, जिसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। हमने कोशिका को दो भागों में बांटा, एक तो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक आपका यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेन अंतर यही था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। स्पष्ट केंद्रक का मतलब है कि झिल्ली रहित अंग पाए जाते हैं। झिल्ली वाले यानी मेम्ब्रेन वाले अंग नहीं पाए जाते, सेल ऑर्गन्स, यानी जो केंद्रक पाया जाता है उसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि
यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि आपके झिल्ली वाले अंग पाए जाते हैं, जो केंद्रक पाया जाता है उसके चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है और डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और पूरा हमने केंद्रक के पूरे स्ट्रक्चर को भी देखा था बनाकर, ठीक है। तो उसमें बताना है कि इनमें कौन सा एक जीव सुकेंद्रीय, सुकेंद्रीय का मतलब क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब उसके केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाएगी, झिल्ली पाई जाएगी। यूग्लिना सुकेंद्रिक नहीं है, ठीक है। एनाबीना सुकेंद्रिक है, क्योंकि यूग्लिना तो सुकेंद्रिक नहीं है। यूग्लिना किस में आता था, प्रोकैरियोटिक में। स्पाइरोगोरा, एगोरिस, एगोरिकास, ये सारे क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या था, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कोई एक जीवाणु का नाम नहीं है, ये पूरे एक संघ का नाम है। ये सारे क्या हैं, बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सारे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हैं तो ये किस कोशिका में आएंगे, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आएंगे तो वो सुकेंद्रीय नहीं होगी, अस्पष्ट केंद्रीय होगी। अस्पष्ट केंद्रीय का मतलब कि उसके चारों ओर, केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जा रही। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एनाबीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त होता है। देखिए, हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आए 1940 के बाद, तो उसके बाद कोशिका के जो अंदर जो ऑर्गन्स थे उनको देख पाना संभव हुआ। पर हमने ये भी जाना कि ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आते ही कोशिका के अंदर के अंगों को स्पष्ट रूप से देखा जा सका। क्यों, उसमें कुछ कमियां भी थी। पर उसको स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट किया था, अभिरंजकों का यूज़ करना स्टार्ट किया था। अभिरंजक कुछ नहीं होता, अभिरंजन का मतलब मैं बताया था आपको, कलर करना, ठीक है। जिसमें हमने क्या बोला था, स्टेन करना। कलर करना स्टार्ट किया और हमने देखा था कि प्याज की हमने एक झिल्ली ली थी और उस झिल्ली पे हमने आयोडीन का एक छिड़काव करके देखा था। और उसमें हमने उसके जैसे आयोडीन का छिड़काव करते हैं और उसके बाद हम जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर की संरचना को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और कुछ अभिरंजकों का हमने देखा था यूज, जैसे कि आपका सेफ्रेनिन था, मेथिलीन ब्लू था, आयोडीन था, ठीक है। और आयोडीन था और भी कई चीज़ें होती हैं। सिल्वर नाइट्रेट होता है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये कई क्या है, अभिरंजक क्या होता है, कलर होता है। कलर करने से क्या होता है कि वो कोशिका के अंदर की संरचना अच्छे से दिख जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद भी ये संरचनाएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी, इस वजह से हमने अभिरंजकों का यूज़ किया। अभिरंजक होता है कलर, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि गुणसूत्रों को देखने के लिए सबसे उपयुक्त कलर कौन सा है। देखिए, हमने देखा था कि एक तो आयोडीन, ठीक है, एक मिनट, एक तो आयोडीन का यूज़ किया था और एक हमने सेफ्रेमिन का यूज़ किया था और मेथिलीन ब्लू का यूज़ किया था। पर यहाँ ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा रंग है। जो सबसे अधिक उपयुक्त यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है कार्मिन, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थ्योरी वाले चैप्टर में नहीं मिलेंगे, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएंगे। तो कार्मिन ये भी एक क्या है, अभिरंजक है। अभिरंजक ये भी है, ये भी है, पर यहाँ बात हो रही है सबसे अधिक उपयुक्त रंग की बात हो रही है, सबसे अधिक उपयुक्त अभिरंजक की बात हो रही है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, कार्मिन। ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। क्रिस्टल का मतलब क्या है, इस तरह से किसे बनाया जा सकता है। ये तो सीधा आपको याद करना है, वायरस, ठीक है। वायरस को हम क्रिस्टल के रूप में बना सकते हैं, जबकि शुक्राणु कैसा होता है, इस तरह का, ठीक है। जीवाणु अलग तरीके का होता है। अमीबा आपने देखा था, अमीबा किस तरह का होता है। और विषाणु यानी जो वायरस है, इसे हम क्रिस्टल की फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। अमीबा का तो चित्र मैंने आपको बताया था, पैरामीशियम का चित्र भी मैंने बताया था आपको, शुक्राणु का आपको बता दिया मैंने, जीवाणु भी हम देख चुके हैं। क्वेश्चन अब आया बहुत अच्छे लेवल का, कोशिका फूल जाएगी। कोशिका किस कंडीशन में फूलती थी। याद करिए, जब हम कोशिका झिल्ली को देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि एक तो वर्ड था आपका सांद्रता, ठीक है। और कोशिका के अंदर एक था विसरण, विसरण और एक था प्रासरण। विसरण की एक स्पेशल कंडीशन थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, प्रासरण। विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान हो रहा था कोशिका के अंदर, ठीक है। और आपका प्रासरण के जरिए जल का आदान प्रदान हो रहा था कोशिका के अंदर। तो विसरण में गैसों का और प्रासरण में जल का, और ये दोनों किस नियम पर काम कर रही थी, सांद्रता के आधार पर। हाई सांद्रता से यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या कर रही थी, गति कर रही थी, गैसें भी और आपका जल भी। तो हमने देखा था कि जो कोशिका झिल्ली है, जिसमें हम अल्पप्रासरणदाबी विलयन को देखा था। एक ऐसा विलयन जिसमें क्या था कि मान लेते हैं कि ये एक ऐसा विलयन रखा हुआ है, और विलयन आपको पता है ना, विलयन का मतलब क्या होता है,
हमने एक क्या लिया था, तनु विलयन लिया था। तनु विलयन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। विलयन बनता है विलायक और प्लस विलय से। अब विलायक विलय क्या होता है जरा समझना। ये मान लीजिए विलयन है और ये इसमें जल है और 1 चम्मच आपने क्या डाल दी, चीनी डाल दी। जो कम मात्रा में है वो कहलाता है विलय, अर्थात चीनी क्या है, विलय। और जो अधिक मात्रा है इसमें, अधिक मात्रा में क्या है, पानी, तो पानी क्या कहलाएगा, विलायक। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, विलयन। ठीक है। और जब विलय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा अधिक हो तो इस तरह के विलयन को कहा जाता है तनु विलयन। ठीक है। और हमने देखा था यदि कोई किसी कोशिका को हम इस तनु विलयन में रख दें तो हम क्या देखते हैं कि जो कोशिका के अंदर जो उपस्थित जल है उसकी सांद्रता कैसी है, नीमन है, यानी लो है। और जो कोशिका के जो बाहर इस विलयन के चारों ओर जो जल उपस्थित है इसकी सांद्रता क्या है, उच्च है। तो इसका परिणाम क्या हुआ था कि जो ये तनु विलयन के जो अणु हैं वो कोशिका के आर पार तो क्या कर सकते थे, आ जा सकते थे, दोनों ओर आर पार जा सकते थे। पर कंडीशन क्या हो रही थी कि कोशिका के अंदर ज़्यादा जल प्रवेश कर रहा था और कम जल क्या कर रहा था, बाहर आ रहा था। तो ज़्यादा जल प्रवेश करेगा और कम बाहर आएगा तो इससे क्या होगा, कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको बताया था किशमिश। किशमिश को आप क्या करिए, रात को पानी में भिगो कर रख दीजिए, सुबह आप देखेंगे कितनी बड़ी होकर दिखाई देती है, आपको फूल कर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रासरण के जरिए ही उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर उसके अंदर जल क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है। तो अब हमें देखना है कोशिका फूल जाएगी किस कंडीशन में फूलेगी, जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होगा, प्रासरण के जरिए जल कोशिका के भीतर प्रवेश करेगा। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि कोशिका कई बार सिकुड़ भी जाती है, तो जब क्या होगा, कोशिका के अंदर से जल क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा और कम क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तब कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। और हमने ये भी देखा था कि कोशिका एक सामान्य अवस्था में भी रहती है जिसे समप्रासारी विलयन कहते हैं, जिसमें जितना जल निकलता है उतना ही क्या करता है, प्रवेश करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऑप्शन देखिए अपने, कोशिका के भीतर जल के अणु की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणु की सांद्रता से क्या हो, अधिक हो। अगर ये कंडीशन होगी, कोशिका के भीतर के जल के अणुओं की सांद्रता उसके चारों ओर उपस्थित अणुओं की सांद्रता से अधिक होगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोशिका फूलेगी या सिकुड़ेगी, सिकुड़ जाएगी। जैसे ये विलयन रखा हुआ है, ये कोशिका रखी हुई है। अब कोशिका के अंदर जो जल है और इसके विलयन में जो जल है, ये जो विलयन में जल है ये कोशिका के लिए क्या है, इसके बाहर का जल है। ठीक है। तो यदि कोशिका के अंदर जो जल है, कोशिका के अंदर जो जल भरा हुआ है उसकी सांद्रता इसकी बाहर जो जल है इसकी सांद्रता से अधिक होगी, तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करती है, गति करती है। तो जल क्या होगा, यहाँ से इधर की ओर क्या करेगा, बाहर की ओर निकलना स्टार्ट कर देगा। और इसमें परिणाम क्या होगा, शुद्ध परिणाम कि कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, यानी इस कोशिका से अधिक जल बाहर निकलेगा और कम जल इसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा। ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है फूलेगी कब। कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणु की सांद्रता कोशिका के भीतर के जल की अणु की सांद्रता से अधिक हो। ये तभी फूल सकती है जब ये जो चारों ओर उपस्थित जल है कोशिका के चारों ओर, इसकी सांद्रता क्या हो, अधिक हो, और कोशिका के जल की सांद्रता क्या हो, कम हो। उसी कंडीशन में क्या होगी, फूलेगी, क्योंकि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करती है, जल क्या करता है, गति करता है। ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बने होते हैं। देखिए गुणसूत्र तो बने होते हैं क्रोमेटिन धागों के। ठीक है। पर हमने डिटेल में जब स्टडी किया था तो हमने पाया था कि गुणसूत्र बने होते हैं भाई आपके डीएनए से, और उसमें कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और प्रोटीन हमने देखा था 2 टाइप के होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन प्रकृति में क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रकृति में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। फिर हमने देखा कि हमें हिस्टोन प्रोटीन से काम है, तो हिस्टोन प्रोटीन तो कई टाइप के पाए जाते हैं, पर मुख्यतः 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते थे, जिसमें हमने देखा था H1A, H2B, H3 और H4, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। और प्रत्येक के 2 अणु, जिसे हमने क्या कहा था, हिस्टोन ऑक्टेमर। ठीक है। और यही हिस्टोन प्रोटीन से जो आपके जो क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होता है, इसी हिस्टोन प्रोटीन पर क्या होता है, रेप्लिकेट होता है इस तरह से। जिस प्रकार आप क्या करें, एक बॉल ले लीजिए और बॉल के चारों ओर क्या कर दीजिए, धागा बांध दीजिए। अब बॉल को क्या मान लीजिए आप, हिस्टोन ऑक्टेमर,
हिस्टोन एक्टिमर का मतलब आप हिस्टोन प्रोटीन याद रखिए, हिस्टोन प्रोटीन पर क्या कर दीजिए, धागे बांध दीजिए। धागे का मतलब यहाँ क्या है, आप उन गुणसूत्र डीएनए को क्या कर दीजिए, बांध दीजिए, क्रोमोसोम को क्या कर दीजिए, बांध दीजिए। तो यही जो घटना थी ये क्या कहलाती थी, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और दो न्यूक्लियोसोम जिस डीएनए से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। ये हमने पूरा डिटेल में देखा था लास्ट क्लास में। पर हमने ये भी देखा था कि जो आपका क्रोमेटिन धागे हैं, क्रोमेटिन धागे में सिर्फ फर्क ये था कि जो क्रोमेटिन धागे थे वो किससे मिलकर बने होते थे, डीएनए प्लस आरएनए भी होता था उसमें, और प्लस प्रोटीन भी होता था। जबकि जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र क्या है, उसमें आरएनए नहीं पाया जाता, डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, यहाँ आप ध्यान रखेंगे अंततः जो गुणसूत्र बनते हैं वो क्रोमेटिन धागों से ही बनते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन धागे यानी गुणसूत्र का जो विकास हुआ है क्रोमेटिन धागों से हुआ है। सामान्यावस्था में जब कोशिका रहती है तो क्रोमेटिन धागों के फॉर्म में रहती है, पर जैसे ही कोशिका विभाजन होने लगती है तो कंडेंस होकर क्या बन जाते हैं, गुणसूत्र बन जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा भी था इसको डिटेल में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राइबोसोम का कार्य नहीं है। ठीक है, तो राइबोसोम का कार्य तो भाई मुख्यतः क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, अब देख लेते हैं, यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायक होता है, बिल्कुल सहायक होता है, ये तो इसका सत्य है। यह कुछ एंजाइम का निर्माण भी करता है, बिल्कुल करता है। हमने देखा था कि प्रोटीन के साथ साथ कुछ एंजाइम का भी निर्माण करता है। यह हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, बिल्कुल नहीं। हार्मोन के बारे में पूरा स्टडी किया हमने, हमने अब तक कोशिका का जो हमने स्टडी किया उसमें हमने हार्मोन शब्द का यूज़ किया नहीं किया। हार्मोन शब्द का यूज़ तो हम बहुत आगे करेंगे जब शरीर के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह मंड और स्टार्च के अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, बिल्कुल गलत। तो मंड और स्टार्च के अणुओं के निर्माण में सहायता कौन करता है फिर, तो हमने देखा था पादप कोशिकाओं के अंदर एक संरचना पाई जाती थी जिसे हम क्या बोलते थे, प्लास्टिड। और प्लास्टिड में हमने उसको वर्णी, अवर्णी लवक और हरित लवकों के रूप में बांटा था। ठीक है, जो अवर्णी लवक हैं वो क्या करते हैं, मंड और स्टार्च के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर उसमें हमने देखा प्रोटीनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इस सारा डिटेल में हमने देखा था। फिर हमने ये भी जाना था कि जो आपका लवक होते हैं, स्टार्च होते हैं, ये किसकी विशेषता है, पादप कोशिकाओं की। पर एक अपवाद भी है, यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर भी क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है वो। अब जबकि यूग्लिना क्या है, जंतु कोशिका का पार्ट है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो अब देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। तो ठीक है, 3 और 4 सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकेंद्रीय कोशिकाओं के लिए सही नहीं है। सुकेंद्रीय का मतलब समझिए यूकरेटिक कोशिका। यूकरेटिक कोशिका का मतलब क्या होता है, पूरा माइंड में बैठ जाना चाहिए। अब इसमें सूत्रकणिका, सूत्रकणिका को क्या बोला था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया, बायोप्लास्ट। फिर हमने पूरा स्टडी किया था, इसका चित्र भी बनाया था, पूरा अंदर देखा था स्ट्रक्चर, क्रिस्टी को देखा था हमने, अदर मैट्रिक्स पदार्थ को देखा था, विंड, फिर देखा था मैंने किसने इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा, किसने बायोप्लास्ट कहा, ये सारी चीज़ें हमने देखा था, किसने इसकी खोज की थी, सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। इसमें सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। पकड़ ली गलती। हमने देखा था कि हमारे पास 2 ऑर्गन ऐसे हैं, कोशिका ऑर्गन्स, जिसमें हम देखते हैं एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और एक लवक। ठीक है, इनके चारों ओर क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्लियर। और इन दोनों में ही, लवक में भी और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम पाया जाता है। इसी वजह से ये क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है कुछ हद तक प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। पर हमने ये भी देखा था कि जो इनके अंदर जो राइबोसोम पाया जा रहा है वो 80S का नहीं पाया जा रहा, वो कितने S का पाया जा रहा है, 70S का। ठीक है, तो यह क्या हो जाती है, ये गलती हो जाती है। इसमें कोशिका द्रव्य में 80S का राइबोसोम होता है, बिल्कुल। यह क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सुकेंद्रीय कोशिका की। जबकि कोशिका द्रव्य के अंदर 80S का राइबोसोम पाया जा रहा है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर 70S का राइबोसोम पाया जा रहा है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S का राइबोसोम पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। सूत्रकणिका में डीएनए होता है, बिल्कुल। हमने देखा था कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए, प्रोटीन भी होता है। इसी वजह से क्या करता है, कुछ हद तक अपना प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। ऐसे अंग होते हैं जिसके चारों तरफ क्या होती है, झिल्ली होती है, बिल्कुल बात सही बात है। और उसमें तो झिल्ली क्या, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और हम अगर आपको बनाकर दिखाना चाहें, माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र इस तरह का था। जो इसकी अंदर वाली झिल्ली थी वो अंदर की तरफ क्या करती है, इस तरह का एक फोल्ड बनाती है, इस तरह का एक फोल्ड, दोबारा बना के दिखाते हैं।
ये माइटोकॉन्ड्रिया था। और जो इसकी अंदर की झिल्ली थी वो क्या करती है, अंदर की ओर क्या करती है, फोल्ड बनाती है। ये जो फोल्ड बनाती है, प्रवर्ध बनाती है, इसको हमने क्या नाम दिया था, क्रिस्टी नाम दिया था। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो गलत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें पता है 70 का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। आगे है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को हमने कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, कोशिका कला, कई नामों से पुकारा था। कौन सा कथन सही नहीं है, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताना है। वही बात है, कोशिका कला कहे, कोशिका झिल्ली कहे, सेल मेम्ब्रेन कहे, सेल मेम्ब्रेन याद रखेंगे। यह पादप और प्राणी की कोशिकाओं में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। हमने देखा था पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अलावा एक आवरण और पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते थे, कोशिका भित्ति। जबकि प्राणी कोशिकाओं में यानी जंतु की कोशिकाओं, प्राणी का मतलब क्या है यहाँ पर, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और जबकि सॉरी प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, उसमें क्या था, कोशिका झिल्ली भी थी, कोशिका भित्ति भी थी, और एक संरचना और थी जिसे हम क्या कह रहे थे, ग्लाइकोकैलिकस। ठीक है, 3 आवरण पाए जा रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें लिपिड द्विस्तर रूप में होता है, बिल्कुल सही है। हमने जो इसके कोशिका झिल्ली के कई मॉडल देखे थे, जिसमें हमने तरल मोज़ेक मॉडल देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो आपका यहाँ पे चित्र बनेगा नहीं सही से, ये क्या था, लिपिड था, और इसके चारों ओर क्या था, प्रोटीन 2 लेयर में पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट भी होता है। प्रोटीन लिपिड द्विस्तर के साथ साथ स्थिर रूप से संबंध होती है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन क्या, जैसे ये लिपिड है, ये क्या होता है, लिपिड है, इसके चारों ओर क्या होती है, प्रोटीन की एक आवरण घिरा रहता है। ठीक है, और इसको हमने पूरा दिखाया था आपको अनुप्रस्थ काट का चित्र जूम करके कि किस तरह की हमारी जो कोशिका झिल्लियाँ दिखाई देती है। तो उसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट कभी भी विद्यमान नहीं होता, ये गलत है। मैंने आपको कहा ना शुरू में कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो आपकी प्रोटीन प्लस में लिपिड और कुछ हद तक, क्योंकि जब इसके रासायनिक संगठनों का अध्ययन किया गया कोशिका झिल्ली के, तब पाया गया कि इसमें नहीं, प्रोटीन लिपिड के अलावा एक संरचना और पाई जा रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्लास्टिड, प्लास्टिड का मतलब क्या था, लवक, और ये संरचना किस में पाई जाती है, ओनली पादप कोशिकाओं में, यूकेरियोटिक में। ठीक है, और हमने देखा था अपवाद जंतु कोशिका यूग्लिना, याद रखेंगे। एक लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है, सही उत्तर का चयन करिए। हमें बताना है कि पादप और आपका प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया किस आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। पहले तो समानता देख लीजिए क्या है, दोनों में क्या होती है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दोनों में राइबोसोम पाया जा रहा है, कौन सा, 70 का, सही है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, दोनों में नहीं। क्लोरोफिल किसकी विशेषता है, सिर्फ लवक की, और लवक में भी किस में, हरित लवक में पाया जाता है। और क्लोरोफिल भी कहाँ पाया जाता है, लवक में। जब हमने पत्ते की संरचना को देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो आपका प्लास्टिड है, प्लास्टिड कैसी थी, इस तरह की संरचना थी। इस पर हमने देखा था एक क्या होता है, सिक्के नुमा एक संरचना, एक थैलेनुमा संरचना एक के ऊपर एक लगी होती है, और एक इस थैलेनुमा एक गोल, इस तरह की एक गोल संरचना को हमने क्या बोला था, थैलोकोइड। इसी थैलोकोइड पर एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, और यही क्लोरोफिल फिर आप देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। और आपको बताया था मैंने, ये क्या था, एक थैलोकोइड था, थैलेकोइड के समूह को क्या बोला था हमने, ग्रेना। एक ग्रेना, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या, थैलेकोइड का समूह क्या कहलाता है, ग्रेना। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जिस संरचना से जुड़ा होता है उसे बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, और स्ट्रोमा लैमेली को क्या बोला था हमने, पीठिका। तो आप स्ट्रोमा लैमेली याद रखेंगे, बस जो मैंने आपको बताया था, वैसे मैंने आपको हिंदी में वहाँ बता भी दिया था। तो क्लोरोफिल पाया जाना ये लवक की विशेषता है, माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं है। डीएनए पाया जाता है, सही बात है, दोनों में डीएनए पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कंकाल का कार्य नहीं है। देखिए, हमारे अंदर एक जो स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है शरीर में, वो हमारी कोशिका, जो हमारा कंकाल तंत्र है, मुख्यतः हमारे अंदर पाया जाता है। जो हड्डियां हैं वो हमें क्या करती हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं, आकृति प्रदान करती हैं, दृढ़ता प्रदान करती है। इसी प्रकार आप देखेंगे कोशिका के अंदर भी एक कंकाल तंत्र पाया जाता है, जिसको हमने स्टडी नहीं किया था। ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है, इतना नहीं आएगा, पर आएगा तो यहाँ से, इससे ऊपर नहीं आएगा, यहीं से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिका के अंदर भी क्या पाया जाता है, एक कंकाल पाया जाता है जो उसको क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि इस कोशिका के अंदर जो कंकाल पाया जाता है उसका कौन सा कार्य नहीं है। अंतर कोशिका परिवहन, ये गलत है, क्योंकि अंतर कोशिका परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्ट करना कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके जरिए होता है, कोशिका द्रव्य के जरिए, साइटोप्लाज्म के जरिए। ठीक है। कोशिका की आकृति और संरचना को यथावत बनाए रखना, बिल्कुल सही। आकार आकृति को बनाए रखना। अंग को अविलंब प्रदान करना, अविलंब का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, यानी एक दृढ़ता प्रदान करना, ये भी सही है। कोशिका में गतिशीलता लाना, ये भी सही है। ठीक है। तो ये तीनों क्या है, इस कोशिका कंकाल के कार्य हैं, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो अंतर कोशिका परिवहन है वो कोशिका द्रव्य के द्वारा होता है, साइटोप्लाज्म के जरिए होता है, ना कि कंकाल कोशिका कंकाल के जरिए। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अभिरंजक क्या है। तो हमने बताया था आपको अभिरंजक क्या होता है, कलर होता है, ये तो सीधा आपको याद करना है। इसका नाम है जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन क्या एक अभिरंजक है, जेनस ग्रीन एक कलर है। उसको हमने क्या किया, जब कोशिका की संरचना को हमने देखना था तो हमने उस पर कोशिका पे लगाया वो कलर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा, तब हमें स्पष्ट रूप से क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दिया। ठीक है। कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ, औषधि, ड्रग को अविसरहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, जिसे हम ईआर के नाम से जानते हैं, हमारे पास दो टाइप के थे, एक तो आरईआर और एक था एससीआर। ठीक है। आरईआर को हमने क्या नाम दिया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और एक थी स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ का क्या काम था, रफ क्यों कहा हमने, क्योंकि जब हमने ये क्या था केंद्रक, और केंद्रक के यहाँ पे क्या था, एक थैलीनुमस ट्यूब की समांतर एक संरचना थी, जिसे हम क्या कह रहे थे, आरईआर। इस पर हमने देखा जब अध्ययन करके, तो इस पर छोटे छोटे कण पाए जा रहे थे, जिसको हमने क्या नाम दिया था, राइबोसोम। तो क्योंकि जिस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसे हमने क्या नाम दिया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो जो आरईआर है, क्योंकि इस पर राइबोसोम पाया जा रहा है, तो ये किसका निर्माण करेगी, प्रोटीन का। और जबकि एससीआर था, ये किसका निर्माण कर रही थी, लिपिड और वसा का। ठीक है। पर हमने ये भी देखा था कि जो एससीआर है वो कई बार क्या करती है, हमारे अंदर जो आपका विष होता है उसको अविष करने के लिए, अविष का मतलब उस विष को ख़त्म करने के लिए भी हेल्प करती है। ठीक है। तो उसमें हमने किसका यूज़ किया था, एससीआर का। तो अब देख लीजिए एससीआर कहाँ है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है। चिकनी का मतलब क्या हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको हमने पूरा देखा था, पूरा डिटेल में बनाकर भी देखा था चित्र इसका कि कैसी दिखती है। लाइसोसोम का तो इसमें काम है ही नहीं, लाइसोसोम का क्या काम था, पाचक एंजाइमों का काम था। ठीक है। और यही अब सुसाइडल बैग कहलाती है, क्यों कहलाती है ये भी हमने देखा था। उसके बाद गाल्जी उपकरण का काम था पैकिंग का और सिक्रेशन का। रसधानियाँ तो आपने देखा था कि किस में पाई जाती हैं, पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और रसधानियाँ का काम होता है स्फीति प्रदान करना, वैक्यूल का काम होता है दृढ़ता प्रदान करना। और उसमें हमने ये भी देखा था कि जो रसधानियाँ होती हैं पादप कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा भाग घेरती हैं, जिसमें कितना 90% भाग घेरती हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग सबसे ज़्यादा स्थान घेरता है, तो आप क्या कहेंगे, रसधानी, जिसका एक अलग नाम और भी है, रिक्तिका, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्यूल। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो हमें पता है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए प्रोटीन और लिपिड का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे रुक्स अंतःप्रद्रव्य जालिका लिखी हुई है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, आंसर यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, एक तो क्या होती है, दो टाइप की, आरईआर, एक होती है एससीआर। आरईआर का जो काम था प्रोटीन का निर्माण करना, इसका लिपिड और वसा का निर्माण करना। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन में ईआर लिखा होता, ओनली एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिखा होता, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम इसको देते। अब ये नहीं है, तो इस वजह से हम किसको दे रहे हैं, एससीआर को दे रहे हैं, यानी रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कोशिका झिल्ली थी लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई थी। तो हमने देखा भी था जब हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को देख रहे थे, तो हमने जाना था कि जो ईआर है इसके द्वारा जो प्रोटीन और लिपिड बनाया जा रहा है, इसका कुछ हद तक यूज़ हम क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी क्या होते हैं, कुछ हद तक यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, एससीआर। उसके बाद है आपका प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिए कोशिका दो टाइप की थी, हमने बांटा था, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ठीक है।
प्रोकैरियोटिक का मतलब ये था कि जो उसके कोशिका के अंदर जो भी केंद्रक था वो क्या था, झिल्ली रहित था। आप देखेंगे उसके जो क्रोमेटिन धागे थे, गुणसूत्र थे, ऐसे ही बिखरे हुए थे। ऐसा नहीं था कि उसमें गुणसूत्र नहीं पाए जाते, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, बस वो क्या होते हैं, बिखरे होते हैं, उनके चारों ओर किसी तरह की झिल्ली नहीं पाई जाती, सुव्यवस्थित फॉर्म में नहीं होते। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, उसका जो केंद्रक है वो सुव्यवस्थित फॉर्म में पाया जाएगा, और जो उसके क्रोमेटिन धागे होंगे उसके चारों ओर क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, क्योंकि ये सुव्यवस्थित फॉर्म में पाई जाती है, इस वजह से इसका नाम क्या होता है, केंद्रक, ठीक है। और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो आपका देखा जाता है कि जो आपका केंद्रक है उसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, तो अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, असत्य केंद्रक बोल रहे थे। तो ये जिस स्थान पर पाया जाता है उस स्थान का नाम बताना है। तो इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जा रही, प्रोकैरियोटिक में कोई झिल्ली नहीं पाई जा रही है, तो इसका डीएनए, इसका क्रोमोसोम, इस तरह ही गुणसूत्र इसके ऐसे बिखरे पड़े हैं, ठीक है। और जिस स्थान पर यह बिखरा होता है इसको बोला जाता है केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियोइड पाया जाता है और इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस, इसमें केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है और इसमें केंद्रकाभ पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। केंद्रक किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। यदि यूकैरियोटिक होता तो आप क्या कहेंगे, केंद्रक, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें परिभाषित केंद्रक का मतलब यही है, बस कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन यार, परिभाषित आ सकता है, सत्य आ सकता है, असत्य आ सकता है, मैंने आपको बताया था स्पष्ट आ सकता है, अस्पष्ट आ सकता है। बस याद रखेंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसका जो केंद्रक है उसके चारों ओर क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्योंकि जैसे ही झिल्ली पाई जाएगी ना तो उसके जो अंदर के जो ऑर्गन्स है जिसमें हम देख रहे हैं क्रोमेटिन धागे, वो क्या होंगे, सुव्यवस्थित फॉर्म में अंदर रहेंगे, ऐसे ही कोशिका द्रव्य में बिखरे नहीं रहेंगे। बस इतना अंतर आप याद रखेंगे तो आपका बन जाएगा। और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका थी तो उसके अंदर जो ऑर्गन्स पाए जा रहे थे वो क्या थे, सुव्यवस्थित फॉर्म में नहीं थे, इस वजह से वो क्या कर रहे थे, वो जहाँ जिस स्थान पर पाए जा रहे थे उनको क्या बोल रहा था हमने, केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड। कोशिका अंग जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होता है। देखिए हमने यहाँ देखा कि अंतरपरिधीय जालिका, ईआर। अब ऑप्शन से कैसे करने हैं इसको, इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो। ईआर का सबसे पहले तो राइबोसोम को काट दीजिए, क्यों, राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन का निर्माण करना। लवक को काट दीजिए, लवक किस में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में, और उसमें देखा हमने कि 3 टाइप के लवक होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक, तो इसको भी काट सकते थे। ईआर भी काट सकते थे। ईआर का मुख्य काम क्या था, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करना, ठीक है, जिसमें हमने आरईआर और एससीआर को देखा, और ये थैलेनुमा संपूर्ण संरचना होती है। हमें क्या कह रहा है कि वह कोशिकांग जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होता है, एक ही ऑप्शन बचा है, गाल्जिकाए। और इसका काम क्या होता है, पैकिंग का भी होता है, सिक्रेशन का भी होता है। यही क्या करता है, जितने भी कोशिका के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो जैव अणु होते बनते हैं, वो किस में, एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर जाते हैं, किस में पैक होकर जाते हैं, आपकी गाल्जिकाए में ही पैक होकर जाते हैं। फिर हमने देखा इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गाल्जी ने की थी, इस वजह से हमने क्या बोल दिया था, इसका, इस अंक का नाम गाल्जी उपकरण रख दिया था, ठीक है। याद रखेंगे यही गाल्जी उपकरण था जिसकी वजह से लाइसोसोम बन रहे थे, ठीक है, लाइसोसोम के निर्माण में यही भूमिका निभा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है, राजधानी, रिक्तिका, रिक्तिका मतलब वैक्यूल। तो पहली बात तो जो रिक्तिका थी ये किस में पाई जा रही थी, केवल पादप कोशिका में, और सबसे ज़्यादा स्थान घेरती है पादप कोशिका के अंदर, 90%। यदि ये पादप कोशिका का चित्र है तो उसके अंदर जो 90% स्थान है ना वो कौन घेर रहा है, आपका रिक्तिका अर्थात राजधानी। तो हमने देखा था एक तो ये क्या करती है, जो पादप कोशिका होती है उसको स्फीति और दृढ़ता प्रदान करती है, तो पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा हमने देखा था कि पादपों के अंदर जो अपशिष्ट उत्सर्जन होता है वो भी किसका कार्य है, आपका राजधानी का कार्य है। अपशिष्ट उत्सर्जन का मतलब पता क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके सतह पर देखेंगे कई बार एक गम के आकार की, यानी गोंद के आकार की एक लिक्विड बाहर निकलता है, वही कहलाता है उनका अपशिष्ट पदार्थ, जिसे हम उत्सर्जी पिंड भी बोलते थे, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थ निकालना। दूसरा संग्रहण करना, संग्रहण किसका करेगी, संग्रहण किसका करेगी, अंदर जितनी भी कोशिका के लिए आवश्यक कोशिका द्रव्य है उसका क्या करना, संग्रहण करना। गमन करना, गमन करने का मतलब क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये इसका काम नहीं था, ठीक है, ये काम नहीं था, क्लियर। आगे है अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का ग्रहण करता है वह प्रक्रिया कहलाती है। हमने देखा था कोशिका झिल्ली के अंतर्गत जो कोशिका झिल्ली होती है ना उस पर इस तरह की, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है चारों ओर, ठीक है।
ये इसका केंद्रक है। अब ज़रा समझना, ये जो कोशिका झिल्ली है ना, कई जगह इस तरह फोल्ड रहती है, जिसको हमने क्या बोला था, सीलिया, ठीक है। और यही प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, जब हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखा था, तो यही सीलिया कुछ नहीं है कि जो आपकी कोशिका झिल्ली थी ना, वो क्या कर लेती है, कहीं ज़्यादा बड़ा फोल्ड बना लेती है। जहाँ बड़ा फोल्ड बना लेती है उसको हमने क्या बोला था, पूंछ के आकार का, जिसे हमने क्या बोला था, फ्लैजिला, ठीक है। तो ये जो सीलिया होता है ना, जैसे कि ये जो सीलिया है ये क्या है, फ्लैजिला, ठीक है। जो सीलिया है ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो कोशिका झिल्ली होती है ना, ये क्या होती है, कहीं कहीं जगह इकट्ठी हो जाती है, ऐसे फोल्ड हो जाती है इकट्ठी होकर, इसको हमने नाम दिया सीलिया। इसी सीलिया के जरिए जो कोशिका होती है वो क्या करती है, भोजन का ग्रहण करती है। और भोजन का ग्रहण करने के लिए दो चीज़ों का यूज़ करती है, एक तो एंडोसाइटिसिस, एक क्या होता है, एक्सोसाइटिसिस। एंडोसाइटिसिस का मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई अणु है, कोई भोजन का अणु है जो कोशिका से बाहर है, और कोशिका उसको ग्रहण करना चाहती है, तो अंदर की ओर क्या कर लेगी, खींच लेगी। इसी को बोला जाता है एंडोसाइटिसिस। जिसमें हमने देखा था कोशिका झिल्ली का कार्य क्या था, एक भक्षण का कार्य भी था। वही भक्षण दो टाइप से करती है, एंडोसाइटिसिस और एक्सोसाइटिसिस। और इसी प्रकार आप देखेंगे कोशिका को अपने अंदर से कोई पदार्थ निकालना है, अणु निकालना है, तो वो किसके जरिए निकालती है, एक्सोसाइटिसिस के जरिए। तो यहाँ हमने क्या बताना है कि कोशिका झिल्ली भोजन किस प्रकार प्राप्त करती है, तो एंडोसाइटिसिस, ठीक है। और एंडोसाइटिसिस को हिंदी में क्या बोला जाता है, अंतःकोशिकिता, ठीक है। एक्सोसाइटिस वही है कोशिकिता। तो आप इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देख लेंगे एग्जाम में, तो पकड़ लोगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती। तो देखिए, हमें पता है कि जो सेलुलोज की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। और जबकि जो जीवाणु होता है, ठीक है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमने संयुक्त रूप से क्या बोला था, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ठीक है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। और इन सभी की कोशिका भित्ति, ये जैसे आम वृक्ष, कैक्टस, हाइड्रिला, ये क्या है, पादप हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज। और कवक की काइटिन, ये सारी मैंने आपको डिटेल में बताई थी। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ज़रा ध्यान से पढ़ना है इसको। निम्नलिखित में से किसका संबंध अंतर्द्रव्य जालिका से नहीं है, ठीक है। हमें बताना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसका संबंध नहीं है, ठीक है। यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करती है। बिल्कुल, मैंने बताया था ना कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और आप देखेंगे कि ये कोशिका है और ये केंद्रक है। केंद्र के ऊपर यहाँ पर क्या था, एक थैलीनुमा संरचना थी, ट्यूब लाइक, जिसको हमने क्या बोला था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर। और नीचे की तरफ क्या था, SCR, ठीक है। तो आप देखेंगे केंद्र के साथ जुड़ी होती है। और इधर ये कोशिका द्रव्य, ये सारा क्या है साइड में, कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य के साथ भी जुड़ी हुई है और केंद्र के साथ भी जुड़ी हुई है। तो कोशिका द्रव्य से कोई पदार्थ, कोई भी चीज़, अणु इसके अंदर जाने हैं किसके सहायता से, इसके सहायता से आर पार जा सकते हैं। और केंद्रक में से कोई अणु इसके साथ क्या हो सकते हैं, अभिगमन कर सकते हैं, आराम से आर पार जा सकते हैं। तो एक तरीके से ये अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही बात सही है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। गलत। हमें पता है कोशिका के अंदर जो ऊर्जा उत्पादन करता है वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो किस फॉर्म में करता है, ATP की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, ओनली आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन आंसर पकड़ ही गया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो स्टेटमेंट गलत है मैं उसका रीज़न भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। इससे इतना करने के बाद तो कोशिका से कभी क्वेश्चन आएगा तो आप फंसोगे नहीं। प्रासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही रूप से परिभाषित करिए, ठीक है। हमने देखा था कि प्रासरण कुछ नहीं है, विसरण की एक विशेष परिस्थिति है। विसरण का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, आप घर में क्या करिए, किसी कोने में अगरबत्ती जलाइए, आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद बिना किसी हवा पानी के वो अगरबत्ती की स्मेल आपके तक पहुंच जाती है। और किस गति से, वो जो वहाँ से जो अगरबत्ती की स्मेल आपके तक कैसे आई, वो आती है विसरण के माध्यम से। और विसरण कब होता है, जब उच्च सांद्रता से गैस निम्न सांद्रता की ओर जाए। क्योंकि जहाँ पे अगरबत्ती जल रही है, जैसे मान लीजिए ये कमरा है,
इस कमरे में जब यहाँ मान लीजिए आपने अगरबत्ती जलाई, यहाँ जो अगरबत्ती का जो धुआं उठा, यहाँ पर देखेंगे आप गैसों की सांद्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और इसके अलावा कमरे का जो भी भाग है, यहाँ गैसों की सांद्रता क्या है, कम। तो क्या होगा, नियम क्या कहता है, उच्च सांद्रता से निम्न की ओर क्या करती है, चीज़ें गति करती हैं। कोई भी चीज़ प्रकृति में, कोई भी चीज़ समय को स्टेबल करना चाहती है। आप देखेंगे कोई भी चीज़ स्टेबल होना चाहती है। आप देखेंगे तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, किस कारण आते हैं, ये आते हैं दाब के कारण। क्योंकि हवाएं किस तरह चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। हवा यदि चलती है, मान लेते हैं यदि यहाँ पर हवा चल रही है, ये मान लेते हैं कोई जगह है, इस जगह पर हवा चल रही है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक है। और कहीं से इसके आसपास कहीं हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु क्या करती है, गति करती है, तभी हवा चलती है। इसको हम चक्रवात, एंटी चक्कर ज्योग्राफी में पूरा डिटेल में देखेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट उठेंगे तो पूरा डिटेल में ही उठेंगे, आप उसमें दिक्कत ना ले। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर गैस की सांद्रता क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है, यहाँ पर कम हो जा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सांद्रता को मेंटेन करने के लिए, बराबर आने के लिए क्या, यहाँ से गैस के अणु क्या होंगे, दूर भागेंगे और चारों ओर क्या होंगे, फैल जाएंगे। और ये क्या प्रक्रिया चलती रहेगी, नहीं, ये तब तक चलती रहेगी जब तक पूरे कमरे के अंदर जो गैस है उसका जो सांद्रता है, गैस की जो सांद्रता है बराबर ना हो जाए। ये तब तक चलती रहेगी जब तक सांद्रता बराबर ना हो जाए। जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हो आप डिटेल में। जैसे मान लीजिए एक क्या है, टंकी है, ठीक है, ये इस टंकी का क्या है, लेवल है, ठीक है, और इसमें पूरा क्या है, पानी जल भरा हुआ है, और एक टंकी यहाँ पर रखी हुई है इस लेवल पर। तो दोनों के आप लेवल को देख रहे हो, ये ऊंचाई पे है, निचाई पे है, और दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया जाता है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, ये खाली है, ये भरी हुई है। ऊपर वाली जो ये 1 नंबर टंकी है, ये 2 नंबर टंकी है, 1 नंबर पूरी भरी हुई है। तो ऊपर इसको जैसे हम पाइप लगा देते हैं, तो पाइप लगाने से क्या होगा, दोनों के स्तर में अंतर आ गया, दोनों के लेवल में अंतर आ गया। स्तर में अंतर के कारण क्या होगा, जल इससे क्या करेगा, इसकी ओर गति करने लगेगा। टंकी 1 से टंकी 2 की ओर क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सारा जल आ जाएगा, नहीं। जब तक इन दोनों का स्तर बराबर नहीं आ जाता, दोनों के जल का स्तर बराबर नहीं आ जाता, तब तक जल गति करता रहेगा। जैसे ही जल के स्तर का अंतर बराबर हुआ, गति करना रोक देगा। इसी प्रकार विसरण के जरिए भी जैसे ही वायु की सांद्रता बराबर हुई, विसरण की प्रक्रिया रुक गई। और विसरण की ही विशेष प्रक्रिया होती है, विशेष कंडीशन होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रासरण, ठीक है। और प्रासरण के जरिए क्या होता है, जल का गमन होता है कोशिका के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान। वहाँ भी क्या रूल लगता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, बस क्या जुड़ जाता है, जल जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, हमें पता है कि जो प्रासरण होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में हमने देखा था कि जिसके अंदर क्या हो, विलायक के अणु तो आर पार जा सकें पर विलय के अणु आर पार ना जा सकें, ठीक है। तो वो कहलाती थी अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको हम विभेदी पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। और पारगम्य झिल्लियों के बारे में हमने डिटेल में देखा ना। पारगम्य झिल्ली क्या होती है, जिसमें विलायक और विलय सभी के अणु आर पार आसानी से धूमधाम जा सकते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता, अधिक का मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, क्षेत्र की ओर जाना ही क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है। विलायक अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, ये तो गलत है। केवल विलायक का नहीं जाएगा, पूरे विलयन का जाएगा, ठीक है। पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक, यहाँ विलायक बोल के गलत कर रहा है, विलायक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विलयन होना चाहिए, और वो सांद्रता पर डिपेंड करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलय अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की ओर गति करना, ये तो उल्टा ही बोल रहा है। कभी भी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर तो नहीं जा सकते अणु, कहाँ से कहाँ जाएंगे, उच्च से निम्न की ओर जाएंगे, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। उसी पे सांद्रता पे बेस ये क्वेश्चन है, पादप में जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। जीव द्रव्य कुंचन के बारे में हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक कोशिका है, ठीक है, और ये एक ऐसे विलयन में हमने इसको रखा हुआ है, ये क्या है, विलयन है। ऐसा विलयन है कि जो कोशिका के अंदर का जो जल है उसकी सांद्रता क्या है, अधिक है, और कोशिका के जो बाहर जो जल रखा हुआ है, ये जो जल रखा हुआ है, इसकी सांद्रता क्या है, कम है। तो नियम क्या कहता था कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल क्या करता है, ग्रहण करता, गति करने लग जाता है। तो अब यहाँ क्या होगा कि कोशिका के अंदर से जल क्या होगा, कोशिका के अंदर से क्या होगा, जल अधिक बाहर निकलेगा और कम अंदर जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और कोशिका सिकुड़ जाने का मतलब ये जो है ना, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली इस तरह की हो जाएगी, इस तरह सिकुड़ कर इस तरह की हो जाएगी आकार की। तो यही जो घटना है कहलाती है जीव द्रव्य कुंचन। तो अब पादप कोशिका के अंदर जीव द्रव्य कुंचन को किस तरह परिभाषित कर सकते हैं, देखिए, अल्प प्रसारी माध्यम से प्रद्रव्य झिल्ली का टूटना
अल्पप्रसारी माध्यम से कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। कोशिका द्रव्य जब सिकुड़ जाता है अल्पप्रसारी माध्यम से, अल्पप्रसारी विलयन हमने पूरा डिटेल में देखा था। अल्पप्रसारी क्या होता है, जब विलय की मात्रा क्या हो, कम हो, और विलय की मात्रा अधिक हो, वो अल्पप्रसारी माध्यम कहलाता है। ठीक है, और इसी माध्यम में क्या होता है, आपकी जो कोशिका होती थी आपकी फूल जाती थी अल्पप्रसारी में, अति प्रसारी में सिकुड़ जाती थी, समप्रसारी में समान रहती थी। तो अल्पप्रसारी माध्यम के अंदर जब कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाता है पादप कोशिका में, तो ये घटना कहलाती है जीव द्रव्य कुंचन। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केंद्र के द्रव्य का सिकुड़ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। निम्नलिखित में किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। मैंने आपको बताया था जोर देके कि ये एकल झिल्ली, डबल झिल्ली और झिल्ली रहित कोशिकांगों को आप याद कर लीजिए, यहाँ से आ सकता है। तो हमने देखा था कि किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एकल झिल्ली का आवरण होता है, नहीं डबल। रसधानी, रसधानी किस, इसके चारों ओर कैसी झिल्ली, कितनी झिल्ली का आवरण होता है, एक का। लाइसोसोम एक का, लवक दो का। तो यहाँ क्वेश्चन इन्होंने गलत लगाया है, ये दोनों क्या होंगे, सही होंगे। रसधानी के चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है, और रसधानी की जो चारों ओर, जो लवक के जो चारों ओर झिल्ली पाई जाती है उसको हमने क्या नाम दिया था, सॉरी, रसधानी के चारों टोनोप्लास्ट, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि रसधानी के चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है, और लाइसोसोम के चारों ओर भी क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सिर्फ हमारे पास दो कोशिकांग ऐसे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो आप इनमें से कोई भी आंसर चूज कर सकते हो, दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि इनके चारों ओर तो डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। गलत वाक्य को चुनिए। गाल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लाइसोसोम जो बनता है वो किससे बनता है, गाल्जी उपकरण से ही बनता है। गाल्जी का ही लाइसोसोम को बनाने में उत्तरदायी होते हैं। हमने इसको पूरा देखा था। लाइसोसोम हमने देखा था सुसाइडल बैग होता है। क्यों सुसाइडल बैग होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। तो प्रश्न ये उठा कि ये पाचक एंजाइम कौन बना रहा है लाइसोसोम में, तो हमने देखा था RER बना रहा है। ठीक है, और ये पाचक एंजाइम हमने देखा था किस तरह कार्य करता है, कब ये अपनी कोशिकाओं को भक्षण कर लेता है, और भक्षण करने से क्या होता है, संपूर्ण कोशिका को खा लेता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते थे, आत्मघाती की थैली, सुसाइडल बैग बोलते थे। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें बताना है गलत। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, इनमें DNA होता है, इसलिए अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसमें ATP का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है। अब देखिए प्रद्रव्य में कन्फ्यूजन हो रहा है कि प्रद्रव्य क्या है। ठीक है, कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य कहा जाता है। तो हमने देखा था जीव द्रव्य, तो हमने देखा था जो जीव द्रव्य में क्या था कि कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक सब कुछ उपस्थित था। जीव द्रव्य में से यदि हम केंद्रक को हटा दें तो हमें क्या मिलता था, कोशिका द्रव्य। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन, ये आंसर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा कि प्रद्रव्य का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को होल्ड कर लीजिए, इस वजह से मैं आंसर बताने में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये तीन तो सही हैं, स्वाभाविक सी बात है। ये भी सही, ये फिर अगर ये तीन सही है तो ये गलत होगा। ठीक है, आंसर तो यही हो सकता है, बट ये भी हो सकता है ना कि इसमें कुछ क्वेश्चन में ना गड़बड़ी हो। तो ये तीन तो सही है ऊपर वाले, ये तो डिटेल में हमें पता है, इसको हम डिटेल में कर चुके हैं। क्लियर, तो इसको हम होल्ड कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। सही वाक्य को चुनिए। लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका में बने होते हैं। अभी हमने देखा, देखिए लाइसोसोम क्या होता है कि हमारी कोशिका के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लाइसोसोम बोल रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमें पाई जाती है RER, दो पाई जाती है ना, RER और SCR। RER जो था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने रुक्ष या खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका भी कहा है, इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम। पाचक का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कोशिका के अंदर कुछ बैक्टीरिया और या फिर भोजन के कुछ अणु आ जाते हैं, तो उनके अंदर या फिर कहीं कोशिका का जो अपशिष्ट होता है उसका निपटान करना जरूरी होता है। अपशिष्ट कैसे हो सकता है, एक तो CO2 हो सकती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, क्योंकि हमने जाना था कि सांस तो हम किससे ले रहे हैं, फेफड़ों से, पर हमें ये पता है कि जो श्वसन फेफड़ों से तो ले रहे हैं, पर वो श्वसन की जो प्रक्रिया है ना, वो अंततः फाइनल रूप से जो संपन्न होती है वो कहाँ होती है, कोशिका के अंदर होती है, और कोशिका के अंदर भी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम श्वसन लेते, कोशिका के अंदर जब गैसें जाती हैं, तो जब हम श्वसन लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं लेते, हम सारी गैसें लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, CO2 भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन जब कोशिका के अंदर जाती है तो कोशिका के लिए तो CO2 क्या है, अपशिष्ट है। तो अपशिष्ट का मतलब क्या है,
कि अपशिष्ट का मतलब एक्स्ट्रा पदार्थ है और इसका उत्सर्जन करना जरूरी है। उत्सर्जन का मतलब इसको बाहर निकालना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो अब वो जरूरी निकलेगा कैसे? तो प्रकृति ने हमारी कोशिका के अंदर एक ऑर्गन बनाया जिसका नाम था लाइसोसोम। इस लाइसोसोम के अंदर क्या पाए गए? कुछ पाचक एंजाइम पाए गए। अब प्रश्न उठा कि ये पाचक एंजाइम कहाँ से आए? ये पाचक एंजाइम दिए लाइसोसोम को आर ने। आर के द्वारा पाचक एंजाइम बनाए गए और वो पाचक एंजाइम फिर किसको ट्रांसफर किए गए? लाइसोसोम को। और लाइसोसोम ने हमने क्या देखा? एक तो उत्सर्जन का काम, जो हमारे कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे CO2 और कुछ आप देखेंगे जीवाणु आ जाता है कई बार, कुछ आप देखेंगे कुछ भोजन के कण आ जाते हैं मोटे, उनको क्या करना? छोटे छोटे कणों में तोड़ना और उसका निपटान करना जरूरी होता है। उनको निपटान करने के लिए एक संरचना पाई हमारी कोशिका में जिसका नाम था लाइसोसोम। लाइसोसोम ने किस तरह इसका निपटान किया? पाचक एंजाइमों के जरिए। और कई बार क्या होता है कि जब हमारी सती कोशिका क्या हो जाती है? क्षतिग्रस्त हो जाती है, चोट लग जाती है, तो ये क्या होते हैं? जो लाइसोसोम हो जाते हैं ना, ये क्या होते हैं? कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम है ये फट जाते हैं। और फटने से क्या होता है? जैसे ही फटेंगे, क्योंकि इसके अंदर फटने से क्या होगा? फटने से होगा क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? पाचक एंजाइम। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे ही पाचक एंजाइम, जब लाइसोसोम फटेगा तो पाचक एंजाइम क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। जैसे ही पाचक एंजाइम बाहर निकलेंगे ना, तो ये संपूर्ण कोशिका का क्या कर लेते हैं? भक्षण कर लेते हैं। तो इसी वजह से जब ये संपूर्ण कोशिका का भक्षण कर लेते हैं, इसी वजह से इसको जो लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग। क्यों बोला जाता है? समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम आर से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका, रुक्ष का मतलब क्या होता है? आर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसी वजह से मैंने इंग्लिश बता दी थी। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SCR। कर्मशय, इसको याद रखेंगे शब्द को, कर्मशय लिपिड और प्रोटीन बनाती है, गलत। हमें पता है कि जो RER है वो क्या बनाती है? प्रोटीन। तो यहाँ लिपिड की जगह क्या होना चाहिए? प्रोटीन। और SCR क्या बनाती है? लिपिड बनाती है। इस प्रोटीन की जगह क्या होना चाहिए? लिपिड, क्योंकि यहाँ शब्द क्या लिख दिया है? कर्मशय। तो इस वजह से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यदि आप इसको जल्दबाजी में पढ़ते तो आराम से आप इसको सही कर सकते थे, और यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये होता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का तरीका, बस और कुछ नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट तो इससे पहले पता होना चाहिए था आपको। यहाँ शब्द लिखा हुआ है कर्मशय। कर्मशय का मतलब कि यहाँ पे जो RER है उसके लिए लिपिड है और SCR है उसके लिए प्रोटीन है, गलत है। ये दोनों उल्टा करके लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमें क्या बताना था? सही वाक्य को चुनिए। ये तो क्या है? सही है, ये गलत हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा, कोई बात नहीं। अंतर्द्रव्य जालिका का कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंध है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यूक्रेटिक केंद्रक में केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाभ होता है। सही को चुनिए। सॉरी, ये क्या? अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका झिल्ली के नष्ट होने में संबंध है, बिल्कुल गलत है। अंतर्द्रव्य जालिका यानी ER जो था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसका कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से कोई संबंध नहीं है। नष्ट होने से संबंध किसी लाइसोसोम का है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यूकैरियोटिक केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में केंद्रक का पाया जाता है, नहीं, गलत। यूकैरियोटिक जो केंद्रक था उसके जो अंदर जो लिक्विड पाया जा रहा था उसको क्या बोल रहे थे? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, और उसके अंदर केंद्रकाभ नहीं पाया जा रहा। केंद्रकाभ किस में पाया जा रहा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि यूकैरियोटिक में क्या पाया जा रहा है? केंद्रक पाया जा रहा है। और यहाँ केंद्रकाभ नहीं, यहाँ क्या पाया जा रहा है? केंद्रिका पाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है। एक अति संगठित फॉर्म में संरचना थी जिसका नाम क्या था? केंद्रिका। हमने पूरा देखा था इसको केंद्रक के स्ट्रक्चर में, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक घोल के अध्ययन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट भी क्या है? एक अभिरंजक है, और इसका यूज़ करते हैं हम गोल्जी उपकरण को देखने के लिए। ठीक है, केंद्रक के अलावा वह अंग जिसमें DNA पाया जाता है। तो हमें पता है कि केंद्रक के अलावा दो अंग ऐसे हैं जिनमें DNA पाया जाता है। एक तो है लवक, प्लास्टिड बोलते हैं जिसको, एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों में क्या होता है? DNA पाया जाता है, और दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। दोनों डबल मेम्ब्रेन है, और दोनों में जो राइबोसोम पाया जा रहा है 70S का पाया जा रहा है। 4-5 बातें बता दी मैंने। इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन ही नहीं है, एक तरीके से आप देखें क्लास ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डर ही है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और ध्यान रखेंगे लवक भी क्या होता है? उसमें DNA पाया जाता है। और DNA क्या है ये तो मैंने आपको पूरा फ्री में आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं क्लास, जिसमें हमने केंद्रक के स्ट्रक्चर के बारे, गुणसूत्र के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की रसोई कहा जाता है? देखिए, रसोई के अंदर क्या होता है? खाना बनता है। ठीक है, तो कोशिका की रसोई किसे कहा जाएगा? जहाँ खाना बनेगा, सीधी सी बात है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करता है। तो यदि पावर हाउस यानी बिजली घर आता, नाम पावर हाउस आता, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, ये तो परिवहन में काम आती है। हरित लवक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखेंगे हरित लवक में क्या होता है? थैलेकोइड। हरित लवक जो थे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम था क्लोरोफिल, और एक क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? थैलेकोइड में पाया जाता है।
थैलेकोइड के समूह को ग्रेना, एक ग्रेना दूसरी ग्रेना से जिस संरचना से जुड़ी थी उसको हमने बोला था स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। तो हरित लवक किस में पाए जाते हैं? थैलेकोइड में पाए जाते हैं। थैलेकोइड एक संरचना थी, एक सिक्के के आकार की थैलीनुमा संरचना इस तरह की, इसमें क्या पाए जाते हैं? आपके क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक पाए जाते हैं। और यही हरित लवक क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण का कार्य क्या था? भोजन का निर्माण करना। प्रकाश संश्लेषण में आप देखेंगे पौधे अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होती है? जनरेट होती है। इस वजह से आप देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। तो हरित लवक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ राइबोसोम नहीं लिखा हुआ है। अगर राइबोसोम होता तो वो भी सही होता, पर फिर वहाँ हरित लवक नहीं होता, ठीक है। फिर वो कोई क्वेश्चन में डिफरेंट डाल देता, पादप कोशिका बोल देता, तो आप समझ जाएंगे। कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्नलिखित में किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोशिका के अंदर लिपिड कौन बनाता है? तो लिपिड हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन बनाता है? SCR बनाता है, यानी चिकनी अंतर्प्रद्रव्य जालिका। तो SCR पहला हो जाएगा। और रुक्ष क्या बनाता है? रुक्ष अंतर्प्रद्रव्य जालिका यानी रफ RER बोलूँगा मैं इसको। RER क्या बनाता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ये लिपिड क्या करता है? लिपिड और वसा का निर्माण कौन करता है? चिकनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। नई कोशिका का निर्माण पूर्व में स्थित कोशिका से होने की बात किसने कही थी? देखिए, हमने देखा था कि स्लीडन और सरवाल ने कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 और 39 में। और एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और एक जंतु वैज्ञानिक थे, तो जीव वैज्ञानिक थे। तो दोनों ने कहा कि कोई भी जो जीव है, जीव के अंदर मैंने आपको बताया था क्या क्या शामिल था। कोई भी जो जीव है, इस जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे मिलकर हुई है? कोशिका से मिलकर हुई है। फिर जब लोगों ने इनसे पूछा कि मान लेते हैं कि चलो आपने कहा कि जीव की उत्पत्ति क्या हुई है? कोशिका से हुई है। जीव समझ लीजिए क्या होता है, जब भी हम जीव शब्द यूज करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है? समस्त तरह के तो क्या होते हैं? पेड़ पौधे, घास फूस सब, और समस्त तरह के जीव जंतु जिसमें मनुष्य भी शामिल है, ठीक है। मनुष्य स्वयं शामिल है। ये सब को मिलाकर एक शब्द यूज कर देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जीव। तो जब लोगों ने पूछा कि चलिए मान लेते हैं कि जीव की उत्पत्ति कोशिकाओं से होती है, तो अब ये बताइए कि जो जीव है उनके अंदर जो नई कोशिकाएं का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है? तो वो इसकी डेफिनेशन नहीं दे पाए थे, या इस कथन को पुष्टि नहीं कर पाए थे। तो फिर हमने देखा बाद में एक नए वैज्ञानिक आए, रडोल्फ विर्चो, ठीक है। जहाँ पे ये लिखा हुआ है रडोल्फ विर्चो ने ये बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं, कोशिका क्या होती है? विभाजित होती हैं। जैसे एक कोशिका है वो क्या करती है? विभाजन करती है, और दो क्या करती है? अपने समान की कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसको हमने क्या बोला? डॉटर सेल। और इसी को तो हम कोशिका विभाजन में डिटेल में जानने वाले हैं कि कैसे कोशिका विभाजित होती है। कई कोशिकाएं विभाजित भी नहीं होती, जैसे हमने देखा RBC, ठीक है, और प्लांट स्टीव की और हृदय कोशिकाएं, ये विभाजित नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि कभी विभाजित नहीं होती, ये अवस्थानुसार विभाजित होती हैं। और जब ये विभाजित नहीं होती हैं तो एक फेज में चली जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। इसको हम कोशिका डिवीजन, सेल डिवीजन में पूरा डिटेल में देखेंगे, उसमें आप चिंता ना करिए। तो विर्चो ने बताया कि भाई कोशिकाएं क्या होती हैं? अपने पूर्व में स्थित पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होती हैं? बनती हैं। उनका निर्माण क्या होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। एक कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है 2 कोशिकाओं में। फिर आगे ये जो कोशिका है ये पेरेंट सेल की तरह बिहेव करेगी, ये 2 कोशिकाओं में विभाजित होगी, ये आगे 2 में विभाजित होगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। इसी प्रकार हमारी क्या होता है? पूरे शरीर का निर्माण होता है। ये किसी ने बताया? विर्चो ने बताया था। उसके बाद यहाँ हेकल लिखा हुआ है। हेकल ने क्या किया था? राइबोसोम की खोज की थी 1973 में। उसके बाद हुक है, हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। स्लाइडन है, स्लाइडन और समान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है, 1838 और 39 में। तो यहाँ पर है कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अभी देखा हमने स्लाइडन एंड सवाल। विर्चो ने क्या किया था? अभी हमने देखा ना विर्चो ने क्या किया था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, ये बताया था। हुक ने और हेकल ने तो बता ही दिया आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है? यहाँ बात किसकी हो रही है? प्रोकैरियोटिक की, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोटिक में होता ही नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो हमें पता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल था अमीबा का, ठीक है, और जीवाणु।
तो अब प्रश्न ये उठा कि अमीबा कैसे जीवित रहता है, क्योंकि कोई भी जब हम अमीबा को जब जीव कह रहे हैं तो जीव का कहने का मतलब क्या है, वो सभी सारी क्या करेगा, जैविक क्रियाएं करेगा। जैविक क्रिया का मतलब वो भोजन भी करेगा, श्वसन भी करेगा, उत्सर्जन भी करेगा। तो अब प्रश्न उठा कि भाई जीव अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो वो सांस कैसे लेता होगा, श्वसन कैसे करता होगा। तो हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक संरचना पाई जा रही थी, वो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका झिल्ली थी वो अंदर की ओर इस तरह की और क्या थी कि मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है। इसी संरचना को क्या बोला था हमने, मीसोसोम। मीसोसोम कुछ नहीं है, जो काम यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है अर्थात श्वसन का कार्य करता है, वही काम प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन करता है, मीसोसोम। और मीसोसोम कैसे बनता है कि जो कोशिका झिल्ली है वो अंदर की ओर इस तरह फोल्ड बना लेती है, वही कहलाता है मीसोसोम। दोनों काम क्या है, श्वसन करना। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राइबोसोम, देखिए राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी दिखते हैं और यूकैरियोटिक में भी दिखते हैं। यही एक संरचना ऐसी है जो दोनों में दिखाई देती है, ठीक है। और बेशक से बात अलग हो कि यहाँ 70S का दिख रहा है और इसमें 80S का दिखता है प्रोकैरियोटिक में, सॉरी यूकैरियोटिक में इसमें 70 का दिखता है, कोई बात नहीं, पर दिखता तो है। तो ये क्या हो जाएगा, सही। आगे देखिए लवक। लवक तो भाई किस में भी दिखता है, यूकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में भी किस में, पादपों में। लाइसोसोम आप देखेंगे, लाइसोसोम किस में दिखता है, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में भी किस में, जंतु में, पादप में नहीं मिलता लाइसोसोम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वह अंग जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है कोशिका भित्ति, यहाँ भित्ति नहीं है, कोशिका झिल्ली होना चाहिए था, है ना, कोशिका झिल्ली होना चाहिए था। अब जैसे ही इसने लिखा कि कौन से किस अंग में कोशिका झिल्ली नहीं होती, तो स्वाभाविक सी बात है, क्वेश्चन की भाषा आप समझ चुके होंगे कि हमें वो अंग बताना है जिसके चारों ओर क्या हो, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। हमने 3 टाइप के अंग देखे, तो ऐसे अंग जिनके चारों ओर क्या हो रही थी, डबल मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक थे। और एक कुछ ऐसे अंग थे जिनके चारों ओर एक झिल्ली पाई जा रही थी, जिसमें हमने देखा केंद्रक, ER, ठीक है, लाइसोसोम। उसके बाद हमने देखा अंतर्द्रव्य जालिका और गाल्जिकाए। और कुछ अंग ऐसे थे जिनके चारों ओर क्या थे, किसी भी तरह की झिल्ली नहीं पाई जा रही थी, जिसमें हमने देखा सेंट्रोसोम और आपका राइबोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम के चारों ओर क्या होती है, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, इस तरह दाने के रूप में ये पाए जाते हैं। गाल्जिकाए, इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। हरित लवक, ठीक है, लवक को क्या बोलेंगे, प्लास्टिड, इसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन। केंद्र के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, तो ये क्या हो जाएंगे, राइबोसोम आंसर हो जाएगा। ये सारे गलत हो जाएंगे। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो हमने देखा था 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर के। और इस 10⁻⁶ मीटर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही माइनस लगाया ना, तो इसको सही करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, 1/10⁻⁶। और 10⁻⁶ का मतलब क्या है, 1 के पीछे 6 जीरो लगा दीजिए। 6 जीरो लगाओगे तो कितना बन जाएगा, 10 लाख, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि 1 यानी 1 मीटर का 10 लाखवां भाग क्या कहलाता है, 1 माइक्रोमीटर कहलाता है। और इसको अच्छे से समझने के लिए और क्या कर सकते हो आप क्या करिए, 1 मीटर की क्या लीजिए, एक त्रिज्या लीजिए, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा चीज़ें, जो भी चीज़ उठेगी ना पूरा डिटेल में उठेगी, इसकी चिंता मत करिए। यहाँ से पढ़ने के बाद आप पूरा अच्छे से फील करोगे। 1 मीटर क्या लीजिए आप, त्रिज्या लीजिए, उसका क्या कर लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए, ये वृत्त बना लीजिए, ठीक है। ये वृत्त बन गया। अब इस वृत्त में क्या करिए, ये क्या है, 10⁻⁶ यानी 10 लाख। इस वृत्त के 10 लाख टुकड़े करिए। जैसे ही आप 10 लाख टुकड़े करेंगे ना, जो एक छोटा टुकड़ा आएगा वही कहलाएगा 1 माइक्रोमीटर। अब देख लीजिए 1 माइक्रोमीटर कितना छोटा हो जाएगा, नगन आंखों से तो देख ही नहीं पाएंगे हम इसको, ठीक है। इसको कैसे देखते हैं हम, एंडोस्कोप के जरिए, यानी सूक्ष्मदर्शी के जरिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। लाइसोसोम किसके द्वारा बनते हैं, तो हमने देखा गाल्जी उपकरण के द्वारा बनते हैं लाइसोसोम। संजीव कोशिकाएं निम्नलिखित के द्वारा खोजी गई, तो हमने देखा कि कोशिका की खोज तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, परंतु रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो क्या थी, डेड सेल थी, और कार की लकड़ी की कोशिका थी, वो कार की सेल थी, कार की कोशिका थी। जबकि जो सबसे पहले जीवित कोशिका खोजी गई 1678 में, वो किसके द्वारा खोजी गई थी, ल्यूवेनहॉक के जरिए, ठीक है। और ल्यूवेनहॉक ने भी क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था उसमें कि जो आपकी क्या होती है, काई, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल। आपने अपने तालाब में जो काई देखी होगी ना पानी में, उसी को बोला जाता है नील हरित शैवाल, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसके द्वारा खोजी गई थी, तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई थी।
और लीवनहॉक ने जिस जीवित कोशिका की खोज की थी उसका नाम था नील हरित शैवाल की कोशिकाओं को खोजा था सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ ऑप्शन और लिखे हुए हैं, जैसे पुरकिंजे, इसको लीवनहॉक तो बता दिया, रॉबर्ट हुक भी पता है, रॉबर्ट ब्राउन इसने क्या किया था, केंद्र की खोज की थी। और पुरकिंजे ने क्या किया था, आपका क्रोमेटिन धागों की खोज की थी, है ना। क्रोमेटिन धागों की खोज की थी। हमने अभी जब गुणसूत्रों के बारे में देखा था तो क्रोमेटिन धागों की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने। विसंगत कथन को चुनिए, मतलब जो गलत है। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या थी, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, विलय के अणु आर पार नहीं जा सकते, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा से प्रभावित होती है, बिल्कुल। जितना अधिक विलय होगा उतनी गति क्या होगी, कम होगी। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक विलियन है, हम मान लेते हैं शरबत है, शरबत में क्या होता है, हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए पानी और क्या है, शक्कर का शरबत है, मान लेते हैं एक चम्मच शरबत, 1 चम्मच चीनी है इसके अंदर, तो इसकी जो सांद्रता होगी कुछ कम होगी। 2 चीनी चम्मच डाल देंगे सांद्रता अधिक हो जाएगी, 3 चीनी डाल देंगे सांद्रता अधिक हो जाएगी। जितनी ज़्यादा हम विलय की मात्रा, क्योंकि जो कम मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है, विलय, तो यहाँ विलय क्या है आपका चीनी। जितनी ज़्यादा आप चीनी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो इसकी सांद्रता यानी इसका गाढ़ापन क्या होता चला जाएगा, अधिक होता चला जाएगा। और सांद्रता का मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम अणुओं के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। इसको भी हमने डिटेल में जाना था। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे भाई, विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो उसके क्या होगी, गति पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। और जैसे ही हम एक झिल्ली से निकालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जो कम गाढ़ा होगा वो झिल्ली से जल्दी से निकल जाएगा, और जो अधिक गाढ़ा होगा वो झिल्ली से लेट निकलेगा, तो गति क्या होगी, प्रभावित होगी। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, बिल्कुल सही है। हमें पता है कि जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, यहाँ बात किसकी हो रही है, कोशिका झिल्ली की बात हो रही है, क्योंकि कोशिका झिल्ली नेचर में कैसी होती है, अर्धपारगम्य और विभेदी पारगम्य की तरह काम करती है, ठीक है। वर्णात्मक, जिसको हमने चयनात्मक भी बोला था, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोला था, ठीक है। तो ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो कोई बात नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, ये भी सही है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। तो हमें पता है कि जो विलायक के अणु होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से क्या हो सकते हैं, गुजर जाते हैं, जबकि विलय के नहीं गुजरते। पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, गलत। हमें पता है कि जो पादपों में जो कोशिका झिल्ली होती है काइटिन नहीं होती, वो किसकी होती है, सेलुलोज शर्करा की बनी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। काइटिन में किसकी होती है, कवक में। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हो आराम से। विभिन्न कोशिकाओं के आकार दे रखे हैं, उनके आकार को हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी सबसे पहले छोटा फिर बड़ा। तो हमें पता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, पीपीएलओ, जिसको हमने क्या बोला था, माइक्रोप्लाज्माइक कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, शत्रुमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, सबसे पहले माइक्रोप्लाज्मा आना चाहिए और सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, शत्रुमुर्ग आना चाहिए, शत्रुमुर्ग का अंडा। तो यहाँ पे शत्रुमुर्ग का अंडा क्या है, 2, तो 2 क्या होना चाहिए सबसे लास्ट में, और माइक्रोप्लाज्मा 1 क्या होना चाहिए सबसे पहले। तो 1 क्या होना चाहिए सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 3, ये ऑप्शन तो कट गए, तो ये बचे ये ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें देखिए कि 2 क्या होना चाहिए सबसे लास्ट में होना चाहिए, यहाँ पे क्या है लास्ट में सबसे 4, ये कट गया, तो ऑप्शन क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका जीवाणु की कोशिका का साइज, फिर आरबीसी कोशिका का साइज, फिर शत्रुमुर्ग की अंडे की कोशिका का साइज, ठीक है। हमने देखा था ना, आरबीसी की जो कोशिका का साइज होता है वो कैसा होता है, गोल भी होती है, डंबलाकार भी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राकेंद्रिक और सुकेंद्रिक कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। प्राकेंद्रिक का मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका, सुकेंद्रिक का मतलब यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों में कौन सा ऐसा लक्षण है जो सामान्य रूप से पाया जाता है। देखिए अब देखिए इसका ध्यान से, गुणसूत्र का पाया जाना, गलत बात। गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, सुव्यवस्थित रूप से सुकेंद्रिक यानी यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। जबकि यहाँ क्या पाया जा रहा है, गुणसूत्र नहीं पाया जा रहा है, क्रोमेटिन धागे पाए जा रहे हैं और बिखरे पड़े हैं। कोशिका भित्ति का पाया जाना, बिल्कुल सही है। कोशिका भित्ति का पाया जाना दोनों में पाया जाता है। केंद्रीय झिल्ली का पाया जाना, केंद्रीय झिल्ली का पाया जाना, गलत। कौन सा लक्षण सामान्य रूप से पाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केंद्रीय झिल्ली, केंद्र की झिल्ली किस में पाई जाती है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में, नॉट प्रोकैरियोटिक में। राइबोसोमों का पाया जाना, बिल्कुल सही है, दोनों में पाया जाता है राइबोसोम।
बेशक से एक में 70s का पाया जा रहा है, एक में 80s का पाया जा रहा है, पर पाया तो दोनों में जा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आपका ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएंगे दोनों बी और डी क्या हो जाएंगे, दोनों सही होंगे। अब ऑप्शन में इसमें अलग से करके लिखेगा सही, यहाँ गलत लगाया हुआ है। हमें तो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है ना, हमें आंसर नहीं देखना, कॉन्सेप्ट देखना है। कई बार क्वेश्चन भी तो गलत लग सकता है। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी? हमने देखा था कि प्लाज्मा जो आपकी कोशिका झिल्ली है उसी को प्लाज्मा झिल्ली आपका प्लाज्मा लेमा, ठीक है, कई नामों से जाना जाता है, कोशिका कला के नाम से जाना जाता है। बस आपको बताया था मैंने, सेल मेम्ब्रेन याद रखेंगे। उसकी अवधारणाएं 3 तरह के मॉडल पेश किए गए थे। एकल कला मॉडल, जिसमें हमने देखा तरल मोज़ेक मॉडल, और हमने देखा था कि इसने क्या क्या नाम दिया था, ठीक है। फिर हमने देखा, सबने बताया कि ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो उसमें लिपिड और प्रोटीन की संरचना कैसी होती है वो भी देखा था हमने, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि तरल मोज़ेक मॉडल किसने पेश किया था? तो हमने देखा था कि जो तरल मोज़ेक मॉडल था वो किसने पेश किया था, सिंगर और निकल्सन ने। और कब किया था? 1972 में। इसी मॉडल को क्या किया गया था, मान्यता दी गई थी, ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल को ही। और आपसे पूछ भी लिया जाए कि तरल मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कोशिका झिल्ली से संबंधित है। 2 क्वेश्चन बच चुके हैं। स्रावी कोशिका में कौन सा कथन सही है? गाल्जी उपकरण नहीं होता, ठीक है। कोशिका में आर आसानी से दिखते हैं। देखिए, स्रावी कोशिका यानी सिक्रीशन सेल के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें ग्राजी उपकरण नहीं होता, बिल्कुल सही है। इसमें किसी भी तरह का कोई गाल्जी उपकरण नहीं पाए जाते स्रावी कोशिकाओं के अंदर। आर पाए जाते हैं, SCR में उपस्थित होता है, स्रावी कणिका में केंद्रक होता है, ये भी सही है। ये तीनों सही है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। ये सारे क्या हैं, गलत हैं। ये सही है, गाल्जी उपकरण नहीं होता। उसके बाद है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या थी, याद करिए। हमने देखा था कि जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते थे, रसधानी। क्या बोलते थे, रसधानी। और हमें पता है कि पादप कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा क्या करती है, स्थान घेरती है, 90% लगभग। जो रसधानी है, इसकी जो झिल्ली है, इसकी जो बाहर की जो झिल्ली है, यानी जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, गलत। हरित लवक की भीतरी झिल्ली, गलत। पादप कोशिकाओं में धानी की झिल्ली की सीमा, बिल्कुल। धानी का मतलब रसधानी, और यो आपको इंग्लिश में लिखा मिल जाएगा आसानी से, वैक्यूल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पादप कोशिका की कोशिका कला नहीं, ठीक है। तो जो आपकी रसधानी होती है उसकी जो झिल्ली होती है उसको क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये लगभग 40 से 50 क्वेश्चन थे कोशिका के, और आपने देखा इसका लेवल क्या था। तो यदि आपको लग रहा है कि इसमें दम है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने तरीके से जिस तरह से पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।